जय हिंद दोस्तों, ब्रेनबिट यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपने भारत के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड बातें चल रही थी। भौतिक प्रदेश के आधार पर हमने भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से अपना एक भाग पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिस भाग को उत्तर का हिमालय पर्वतमाला का नाम दिया गया। अगर आगे की बात करें, अपना जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश को हमने मध्य का विशाल मैदान का नाम दिया था। अर्थात आज जो भौतिक प्रदेश है वो रहने वाला है सेकंड भौतिक प्रदेश, जिसे मध्य का विशाल मैदान कहा गया। मध्य का विशाल मैदान यानी अपना जो सेकंड टॉपिक है भौतिक प्रदेश का दूसरा जो भाग है, उस भाग को हमने मध्य का विशाल मैदान का नाम दिया। अब मध्य के विशाल मैदान की बात करें तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। लेकिन भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है उसे मध्य का विशाल मैदान कहा गया है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इस भौतिक प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात टोटल भारत का 32,87,000 में से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक समतल भूमि का टुकड़ा या एक समतल भूमि, जिसे हम मध्य का विशाल मैदान कहा गया है। यह मध्य का विशाल मैदान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगर हिमालय की बात करें तो जैसे हिमालय भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत था, उसी प्रकार मध्य के विशाल मैदान के विस्तृत की बात करें तो मध्य का विशाल मैदान मुख्यतः विस्तृत है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसके बाद बात करें जो बिहार का क्षेत्र है, उसके बाद आसाम का कुछ भूभाग इसके अंदर शामिल है, और अगर उसके बाद बात करें तो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, उस क्षेत्र को मध्य के विशाल मैदान में शामिल किया गया। अर्थात मध्य का विशाल मैदान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और राजस्थान के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। अब इस मध्य के विशाल मैदान को अन्य किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखना है बच्चों, अपना जो दूसरा भौतिक प्रदेश है उस भौतिक प्रदेश को हमने मध्य का विशाल मैदान का, अर्थात ये वाला जो भारत का हिस्सा है, इस हिस्से को मध्य का विशाल मैदान कहा जाता है। अब मध्य के विशाल मैदान की बात करें तो मध्य का जो विशाल मैदान है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। अगर दूसरी बात करें तो इस भौतिक प्रदेश को गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। अब सुनो बच्चों बात, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान इस भौतिक प्रदेश को क्यों कहा जाता है तो यहाँ मुख्यतः 2 बड़ी नदियाँ, गंगा नदी और प्लस एक और अन्य बड़ी नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इन दोनों नदियों का जो फैलाव है, इन दोनों नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो हिमालय श्रेणियों से ज्यादा मध्य के विशाल मैदान में होने के कारण हम इस भौतिक प्रदेश को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा है। अगर थर्ड बात करें तो सर्वाधिक समतल भूमि वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक समतल भूमि वाला जो भौतिक प्रदेश है वो भी मध्य का विशाल मैदान है। अर्थात भारत का जो ऊपरी हिस्सा है उस ऊपरी हिस्से में हिमालय होने के कारण और भारत के दक्षिण में पठार होने के कारण जो समतल जमीन, जो समतल भूमि पाई जाती है वो इसी भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। और इसीलिए इस भौतिक प्रदेश को
कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अर्थात क्योंकि भारत का ऊपरी हिस्सा हिमालय, यहाँ कृषि की नहीं जा सकती, पठारी क्षेत्र में भी कृषि करना संभव है। इस क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ बारिश कम होने की वजह से ये क्षेत्र कृषि से अछूता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश या भारत का बनावट के आधार पर ऐसा कौन सा भूभाग जिसको सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि के रूप में मापा जाता है, तो मध्य का विशाल मैदान। और आगे की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, अगर पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या या फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, देखो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जनसंख्या घनत्व है। और स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश बताओ, तो वो तो ध्यान रखना है मध्य का जो विशाल मैदान है यह जनसंख्या और जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। समतल भूमि होने के कारण सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। प्लस एक कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का या उपजाऊ मिट्टी का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है, ये कंसेप्ट एक दूसरे से टच करते चलना है। जहां उपजाऊ मिट्टी ज्यादा होगी वहां कृषि बेस्ट होगी, जहां कृषि अच्छी होगी वहां आबादी रहना पसंद करेगी। तो आबादी के मामले में भी टॉप पे है मध्य का विशाल मैदान, कृषि क्षेत्र भी अच्छा है मध्य के विशाल मैदान में, प्लस सबसे उपजाऊ जो मिट्टी पाई जाती है वो भी भारत के मध्य के विशाल मैदान भौतिक प्रदेश में। अगर बात करें और तो इस भौतिक प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नदी है, तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश बताओ, तो सर्वाधिक जो नदियों वाला भौतिक प्रदेश है वो भी मध्य का विशाल मैदान है। जैसे थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ वर्षा और नदियों का अभाव होने के कारण न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल, जबकि भारत का सबसे ज्यादा नदियों वाला भौतिक प्रदेश पूछे तो मध्य का विशाल मैदान रहता है। उसके बाद एक जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बार बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अपना गोरख बैच है, सभी बच्चों से हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अपने ब्रेन बिट यूट्यूब चैनल को होस्ट के इतना शेयर करें, प्लस अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्रेन बिट को सब्सक्राइब भी कर लें तथा अपने गोरख बैच को हर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंचाएं। ये आपका फर्ज रहने वाला है बच्चों, जिसमें हम बिल्कुल निःशुल्क गोरख बैच की शुरुआत की है। और इस निःशुल्क के अंदर आपकी तरफ से जो हमारा सहयोग रहने वाला है वो यही सहयोग है कि हर एक बच्चा इस गोरख बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, जिससे जो गरीब बच्चा है जो फीस देने में असहाय है वो बच्चा भी अपनी तैयारी प्रॉपरली कर सके। एक शुरुआत जो है अपने गोरख बैच की, वो शुरुआत ही बच्चों को डेडिकेटेड रहती है। यानी अपना जो गोरख बैच है उस गोरख बैच का मुख्य उद्देश्य है कि पहला जो बैच है दिल्ली पुलिस का, हम वो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करेंगे, जिसमें बच्चे जो भी कमजोर बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो फीस देने में, या फिर जो गर्ल्स वगैरह हैं जो रूरल क्षेत्र से गांव में पढ़ाई नहीं कर पाती, वो लड़कियां या फिर वो लड़के प्रॉपरली अपनी तैयारी कर सके, इसी के लिए हमने इस बैच को निःशुल्क बैच किया। तो सभी बच्चों का फर्ज बनता है कि इस निःशुल्क बैच, इस गोरख बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखो जहां से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंसेप्ट है इन दो नदियों से रिलेटेड, अर्थात गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। अगर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत से निकल के आती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत या चीन से निकल के आती है, उसके बाद अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। सबसे ज्यादा नाम बदलने वाली नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी जिस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है उस स्थान पर इसे दियांग कहा जाता है। और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी से टकराकर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जिस प्रवेश स्थान पर दियांग बोलते हैं। आगे नदियों से रिलेटेड अपना तीसरा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम भारत की मेन मुख्य जो नदियां हैं उन नदियों से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन यहां जो प्रश्न बढ़ता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का क्वेश्चन बढ़ता है, अर्थात मध्य के विशाल मैदान में दो जो बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के मध्य एक डिजाइन बनता है,
एक आकृति बनती है और इस आकृति को डेल्टा कहा जाता है और इसी डेल्टा से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कंसेप्ट तो यह है कि दो नदियों के मध्य अगर क्वेश्चन आ जाए डेल्टा किसे बोलते हैं, तो दो नदियों के मध्य बनी त्रिभुजाकार आकृति, यानी त्रिभुज के जैसे आकृति बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले बात अगर पूछा जाए कि डेल्टा किसे बोलते हैं, तो दो नदियों के मध्य जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उस आकृति को डेल्टा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि डेल्टा का नाम किसने दिया, तो ध्यान रखना है बच्चों, डेल्टा कहने वाला था हेरोडोटस। अगर हेरोडोटस पूछे कौन है, तो हेरोडोटस को बोलते हैं विश्व इतिहास का पिता। तो अगर पूछा जाए कि बताओ विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो विश्व इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस जो इतिहासकार है उनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो अपना जो कंसेप्ट है वो बुक से भी रिलेटेड है, अर्थात जो पुरानी और जो नई बुक है उन बुकों के लेखक राइटर पूछे जाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है जो हिस्टोरिका पुस्तक है उस हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है। और ये जो हेरोडोटस है इन्होंने दो नदियों के बीच जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उस आकृति को डेल्टा का नाम दिया। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मध्य विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। तो अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताओ कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण तो दो नदियां मिलकर करती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी। और इस डेल्टे को किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, जो भारत के तो पश्चिमी बंगाल राज्य में प्लस बांग्लादेश में भी विस्तृत है, में भी फैला हुआ है। तो अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जिस सुंदरवन डेल्टे का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य किया गया। और सुंदरवन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर पूछे सुंदरवन डेल्टा के अंदर सर्वाधिक कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछ ले मैंग्रोव वन की अधिकता बताओ कौन से डेल्टे के अंदर है, तो मैंग्रोव वन की अधिकता जो है वो सुंदरवन डेल्टे में है। और इसीलिए सुंदरवन जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वन के लिए ज्यादा चर्चित डेल्टा है। और मैंग्रोव वन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 5 जून 2023 को योजना की शुरुआत की थी, यानी 5 जून 2023 को मैंग्रोव वन के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। अगर उसके बाद बात करें कि भाई सबसे ज्यादा आम के पेड़ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा के अंदर, जो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, जिसका नामकरण किसने किया, तो बच्चों ध्यान रखना है इस डेल्टे से रिलेटेड नामकरण की बात आए तो नामकरण देने वाला हेरोडोटस था। हेरोडोटस की बात करें तो विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ भारत का इतिहास का पिता किसे बोलते हैं, भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना है वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगर पूछे महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो महाभारत ग्रंथ की रचना करने वाले वेद व्यास जी थे, जिन्हें भारत के इतिहास का पिता बोलते हैं। एक बच्चों यहां से भी रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बनता है कि बताओ महाभारत जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित ग्रंथ है उस ग्रंथ को महाभारत बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आर्मी के अंदर अभी पूछा गया था कि बताओ महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या है, अर्थात इस ग्रंथ को और किस नाम से जानते हैं, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों जय संहिता प्राचीन नाम है महाभारत का, जिसके लेखक वेद व्यास थे और वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। और वेद व्यास को ही भारत के इतिहास का पिता बोलते हैं, जबकि हेरोडोटस को विश्व इतिहास का पिता बोलते हैं, जिसने डेल्टा शब्द दिया था। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य फैला हुआ है। एक यहाँ से रिलेटेड भी कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो दो नदियों के मध्य
जिन दो नदियों के मध्य जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे हम डेल्टा बोलते हैं। और जो दो नदियां सीधी जाके समुद्र में गिर जाए, यानी डेल्टा का जो अपोजिट होता है, डेल्टा का जो उल्टा अर्थ होता है, उसे हम एस्चुरी का नाम देते हैं। तो अगर पूछ ले एस्चुरी क्या है, तो एस्चुरी जो है वो होगा जो कोई नदियां सीधी बिना कोई आकृति बनाए सीधी समुद्र में जाके गिरती हैं, उन नदियों के मध्य जो आकार न बनने के कारण यह डेल्टा न कहलाकर एस्चुरी कहलाती है। और भारत की दो बड़ी नदियों का उदाहरण दिया जाता है कि बताओ एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियां करती है। तो ध्यान रखना, एक तो नर्मदा नदी से रिलेटेड और एक नदी है ताप्ती नदी। ये नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करते हैं। नर्मदा नदी पश्चिमी भारत की या अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। दोनों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। बाकी ये बच्चों हम दिल्ली जो ज्योग्राफी के अंदर तीसरा अपना टॉपिक रहने वाला है भारत की प्रमुख नदियां, उन नदियों में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन एक बार तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है, जो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी अपना दूसरा भौतिक प्रदेश मध्य का विशाल मैदान भी कंसेप्ट क्लियर हुआ, जिसमें हमने मोस्टली जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए उन क्वेश्चनों से रिलेटेड बात की कि भाई कौन सा ऐसा भौतिक प्रदेश मध्य का विशाल मैदान, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, कहां तक ये फैला हुआ है, ये भौतिक प्रदेश कौन से स्टेटों में शामिल है। इस भौतिक प्रदेश सबसे ज्यादा नदियों वाला गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं, सबसे समतल भूमि वाला भौतिक प्रदेश, सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि वाला भौतिक प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन से भौतिक प्रदेश में मिलती है, तो जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानती है, उसका विस्तार सबसे ज्यादा मध्य के विशाल मैदान में। उसके बाद में हमने दोनों नदियों के मध्य डेल्टा से बारे में बात की, डेल्टा की आकृति कैसी होती है, डेल्टा नाम देने वाला कौन है। उसके बाद अपने भौतिक प्रदेश के दो खंड कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो उत्तर का हिमालय पर्वतमाला और एक मध्य का विशाल मैदान। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है वो तीसरा भौतिक प्रदेश दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार रहने वाला है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इससे रिलेटेड ज्यादा ही कंसेप्ट पूछे जाते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में अधिकतम पठार होने के कारण पठारों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। अगर पूछे तो अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, यानी महेंद्रगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। जो तीसरा अपना भौतिक प्रदेश रहने वाला है वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तब तक अपना पढ़ाई करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और साथ याद रखें, साथ साथ अपने ब्रेन बिट यूट्यूब चैनल को होस्ट के इतना शेयर करें। जय हिंद, जय साथियों।